फोर्स अगर मैं लगा रहा हूँ और फोर्स लगाने से अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तब तो मैं कहूँगा कि भाई वर्क हो रहा है। अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रही तो कोई वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, आप खड़े हुए इस दीवार को पुश करते रहो मूव, ठीक है, दीवार तो मूव नहीं करेगी ना, लेकिन आप थक कर चूर चूर हो जाओगे। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ उसको पुश करने की, खिसक ही नहीं रही है आगे, तो हम थक जाएंगे। हमें ये लगेगा यार आज बड़ा काम कर लिया। क्या काम कर रहा है भाई, आउटपुट तो दिखाओ, दीवार तो यहीं की ही खड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी चीज़ को फिजिकली मूव करा है और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, तब मैं कहूँगा कि वर्क हुआ है, नहीं तो वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो वर्क इज सेट टू बी डन। देखिएगा पहली लाइन है, वर्क इज सेट टू बी डन whenever a force acts on a body and the body moves through some distance in the direction of the force. Thus work is done on a body only if the following two conditions are satisfied. सिर्फ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, बॉडी पर फोर्स एक्ट करे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एफ मैंने अप्लाई करा। तो जब ये मूव करेगी, आप ये समझ लीजिए कि ये मूव करके यहाँ पर आ गया, ये मूव करके यहाँ पर आ गया, तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर डिस्टेंस आपको निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आप ये कहिए या तो इसके इस ऑब्जेक्ट का ये जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से इसका इनिशियल पॉइंट देख लो, या फाइनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करो, या मिड पॉइंट से मिड पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करो। फाइनल से फाइनल का कर देता हूँ चलो मैं, तो फाइनल से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने एस मान लिया। 1 मिनट वेट करें। फाइनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस हमने मेजर करा वो एस हो गया। ठीक है, तो वर्क डन का सीधा सीधा रिलेशन होता है एफ इंटू एस। अब इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे। एक्सेप्शंस ऐसे, अभी मैं बोल रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो मैं कहूँगा कि वर्क डन हो रहा है। ठीक है, आगे एक्सेप्शन ऐसे भी आएंगे कि हम फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाएंगे, मोशन किसी और डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, वो केस भी आएगा। दूसरा केस जो है वो कुछ इस तरीके का भी आ सकता है कि भाई हमने जो फोर्स है वो फोर्स हमने सीधा सीधा लगाया ही। फॉर एग्जांपल, एक बच्चों की खिलौनों की गाड़ी रखी हुई है, मैंने उसमें एक स्ट्रिंग को बांध दिया और मैं उसको खींच रहा हूँ। तो अगर मैं उसको खींच रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं ज़मीन पर लेट कर सीधा स्ट्रिंग को तो खींच नहीं रहा, इसका मतलब मैं सीधा फोर्स तो नहीं लगा रहा हूँ। मेरे पास जो वो स्ट्रिंग है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, वो एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो जब एंगल बनाता है तब भी हम ये कहेंगे कि भाई मोशन तो हो रहा है। तो अगर फोर्स भी अप्लाई हो रही है तो ज़रूरी नहीं है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है इसकी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स आपकी सीधी ही लगे। ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में मोशन, उल्टा भी हो सकता है। ऐसे ये देखो, एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, इस पर मैंने एक स्ट्रिंग को बांध दिया और यहाँ पर कनेक्टेड है पुली, पुली से एक रोप ऐसे मूव कर जा रही है। ये रोप जो है ये दूसरी पुली के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर एक जीतू खड़ा हुआ है और वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ठीक, तो सारे जीतू हो ना, मतलब सारे वो फोर्स लगा रहे हैं। तो इसने फोर्स लगाई ऐसे, तो इसने फोर्स लगाई तो ये फोर्स तो लगा रहा है नीचे की तरफ और ऑब्जेक्ट कहाँ पर मूव करेगा, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वीडियो भेजोगे क्या एक वीडियो तो भेजोगे तो ये तो रात को भेज भेजोगे ना बस। तो ये इसने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि हम अप्लाई तो फोर्स कर रहे हैं नीचे की तरफ लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो ऐसे एक्सेप्शंस रहेंगे। देखिएगा, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वही दिखाया है यहाँ पर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फर्स्ट केस है। उसके बाद सेकंड केस देखिएगा, ये वही केस है जो यहाँ पर मैंने लिखा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर दूसरा देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो जो सेकंड केस है ना, सेकंड केस में हमने क्या करा कि एक सरफेस है, ये एक सरफेस ये है, और यहाँ पर हमने क्या करा कि एक फोर्स लगा दी इस तरह से, ऐसे फोर्स लगा दी। अब फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हैवी है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल। फोर्स आप कैसे लगा रहे हैं, ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, एट एन एंगल, ठीक है। तो वो जो एंगल है वो आप कैसे निकालेंगे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर एंगल ले लिया थीटा, ये जो फोर्स मैंने लगाई है एफ। तो आप जानते हैं कि जो एंगल है, एंगल के अलॉन्ग वाला जो कंपोनेंट होता है दैट इज कॉस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ कॉस थीटा। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट मूव कर गया एक डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्प्लेसमेंट टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, अगर मैं ऐसे 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 घूमता हुआ जाऊंगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। हमारा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधा ही होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस। और अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। और एफ एस कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये समझ गए कि नहीं, ठीक है। कैसे भाई, ए बी कॉस थीटा किसका फॉर्मूला था, डॉट प्रोडक्ट का, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो हमेशा क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए उसको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगा, इसका मतलब वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो आपका W है ना, वर्क डन, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, जो ऐसा यूनिट होती है वर्क डन की, दैट इज जूल्स। इसकी ऐसा यूनिट जूल्स होती है। अच्छा, जो 3 चैप्टर्स थे हमारे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, इसकी ना मैंने वो दे दी थी, हार्ड कॉपी जो है वो दे दी थी। तो वो तुम दोनों जाते टाइम मुझे याद दिला देना, लेकर जाना, ठीक है। अच्छा, तो वर्क डन जो है, अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वो यही चीज़ आगे दिखाई गई है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। इसके बाद देखिएगा नेचर ऑफ वर्क डन। अब नेचर ऑफ वर्क डन जो है वो किस तरीके का होगा, ऑल द वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी येट इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एज डिस्कस्ड बिलो। तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा अलग अलग कंडीशंस पर। तो पहली कंडीशन देख लीजिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क में क्या है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, गरिमा, उदय, ईशा। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। So if a force acting on a body has a component in the direction of the displacement, then the work done by the force is positive. If a force acting on a body has a component in the direction of the displacement, in the direction of the displacement मतलब displacement के डायरेक्शन में अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट आ रहा है ना, तो मैं बोलूँगा कि मेरा वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो सेम डायग्राम है यही वाला। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो वर्क डन है वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि ये जो एंगल होना चाहिए ना थीटा, इट शुड बी एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो वो डायग्राम में आप देखिएगा मेंशन करा है कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद देखिएगा अगला देख लो, एग्जाम्पल है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये ऐसा एग्जाम्पल है कि किसी ऑब्जेक्ट को लिया और ऐसे ही छोड़ दिया, अब वो फ्रीली गिर रहा है नीचे, तो नीचे ही जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी नीचे ही फोर्स लगा रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी नीचे ही गिर रहा है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, उसको पॉजिटिव वर्क हम बोल देंगे। मतलब ये नॉर्मल वर्क हो गया आपका। अब उसके बाद आप देखिएगा, 90 डिग्री पर होगा, हाँ अगर 90 डिग्री पर होगा तो 90 डिग्री पर होगा तब भी पॉजिटिव वर्क, ठीक है ना। अच्छा नहीं 90 डिग्री पर मैं आ रहा हूँ अभी, 90 डिग्री पर जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि वो cos 90 आपका जीरो हो गया ना, इस वजह से। इसके बाद जरा देखिएगा नेगेटिव वर्क।
नेगेटिव वर्क कैसा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 3 पर। If a force acting on the body has a component in the opposite direction of displacement, has a component in the opposite direction of displacement, तो मान लीजिए कि कोई फोर्स जो है वो ऐसे लग रही है, कोई फोर्स ऐसे लग रही है, और फोर्स ऐसे लगने के बावजूद भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारी हल्की चीज़ें रख दी हैं, हल्की चीज़ें कहीं पर रख दी हैं, बहुत सारी हल्की चीज़ें। बल्कि आप ये सोचिए कि जैसे जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, ताश के पत्ते रखे हुए हैं, और एक बहुत तेज चलने वाला टेबल फैन मैंने उसके सामने रख दिया। ठीक है, तो वो जो हवा है वो उन सब पत्तों को उड़ा ले जाएगी। ठीक है, काफ़ी दूर तक उसको फेंक देगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ भी, तो इसका मतलब एयर जो है, एयर भी फोर्स लगाती है। तो हमने ये कहा कि कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट इस तरीके का है कि उस पर यहाँ पर कोई फैन रखा हुआ है, और वो जो फैन है वो इस पर हवा फेंक रहा है, बहुत तेज हवा फेंक रहा है। ठीक है, अब वो बहुत तेज हवा फेंक रहा है तो ये इधर मूव करना शुरू होगा, धीरे धीरे खिसकना शुरू होगा। ठीक है, और एक फैन इधर भी रखा हुआ है, वो भी इस पर हवा फेंक रहा है। ठीक है, तो इसने जो हवा फेंकी वो फोर्स हमको दिखाई तो दे दीजिए, तो वो फोर्स जो है वो इस एंगल में जा रही है। तो इस वाले फैन की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं? इस वाले फैन की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि आप फोर्स, इसकी जो एयर है वो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में लगा रही है। लेकिन इस वाले फैन की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव। वो कैसे नेगेटिव होगा वो देख लीजिए। हम ये करेंगे डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से फोर्स लग रही है यहाँ पर, तो भाई जो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके साथ में आपने एंगल बना लिया ये थीटा। ठीक है, और ये थीटा एंगल जो है ये क्या है, ये थीटा एंगल हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है। थीटा हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा। तो आप जो बायो वाले बच्चे हैं वो तो सीधा ये याद रखें कि 90 डिग्री से ज़्यादा जो एंगल है वो आपका नेगेटिव ही आएगा, वर्क डन आपका नेगेटिव ही आएगा। मैथ्स वाले बच्चे साफ समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है। तो देखिएगा बिल्कुल सही, यहाँ पर होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर होता है साइन पॉजिटिव। ठीक है, ऑल AS PC, यहाँ पर tan और cos होता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि 90 डिग्री से आगे पहुँचते ही आपका जो साइन है सिर्फ वही पॉजिटिव रहेगा, cos जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर अगर मैं वर्क डन निकालूंगा W = FS cos थीटा, तो मैं इसको बोलूँगा ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू जो आएगी इसकी FS इंटू अ नेगेटिव टर्म, because cos theta is negative if theta is greater than 90 degree, and less than 180 degree। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा वर्क, क्योंकि जो cos वाली टर्म है भाई, फोर्स जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड तो ले रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो पॉजिटिव हो गई, और उसके साथ में जब cos थीटा नेगेटिव है तो किसी भी पॉजिटिव टर्म में नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव, तो इस वजह से ये नेगेटिव वर्क हो गया। उसके बाद देखिए कि जीरो वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो इफ द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ऑल्सो द वर्क डन इज जीरो इफ F वेक्टर और S वेक्टर और बोथ आर जीरो। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन होगा
तो आपका वर्क डन उस केस में 0 होगा। इसका एग्जांपल आप बहुत आसान सा एग्जांपल है कि अगर एक पुली है, वो पुली अगर एक वज़न उठाकर जा रहा है तो वो चल तो रहा है सीधे सीधे, इसका मतलब जो उसने वज़न उठा रखा है उस वज़न पर जो वो फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक है। और कितनी फोर्स लगा रहा है, जितना उसका वज़न है, जितना उसका वेट है। भाई अगर उसने बॉक्स उठा रखा है, वो 10 किलो का बॉक्स है, और मैं मानता हूँ कि अगर जी की वैल्यू 9.8 है तो 9.8 इंटू 10 कितना हो गया, 98, ठीक है। तो 98 जो है वो न्यूटन, वो फोर्स उसका लगेगा ही नीचे की तरफ बॉक्स का, तो उस पुली को 98 न्यूटन का इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए। तो भाई फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ और चल रहा है आगे की तरफ, तो जब आगे की तरफ चल रहा है तो फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, चल रहा है आगे की तरफ, तो ये तो उसका हो गया डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं इसकी वर्क की, और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है उनमें ये चीज़ पूछी जा सकती है, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क। कंडीशन क्या याद रखनी है, पॉजिटिव वर्क में थीटा इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वर्क में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और जो हमारा जीरो वर्क है उसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको लेकर चलना है। उसके बाद देखिएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है। एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये समझ गए कैसे हुआ। तो आप ये देखिए, ये W जो है, W क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है दिस इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा, फोर्स जो है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये लेंथ की कैटेगरी में आता है। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इज अगेन एम की कैटेगरी में आएगा, और जो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एल टी -2, और ये कितना है एल की पावर 1, एल की पावर 1 क्या हो गया एल की पावर 2 और टी की पावर -2, तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। उसके बाद है वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये भी बेहद आसान है। हमने जब ये कहा कि अगर फोर्स है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसका मतलब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है। तो मैं फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को अगर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेक्टर है ना, तो आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। अगर करें तो क्या होगा, अगर करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा ये हमारे पास एफ वेक्टर है, तो इसका एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप, वाई की डायरेक्शन में एफ वाई जे कैप, जेड की डायरेक्शन में एफ जेड के कैप, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर, इसका क्या होगा, एक्स की डायरेक्शन में एस एक्स आई कैप, वाई की डायरेक्शन में एस वाई जे कैप, जेड की डायरेक्शन में एस जेड के कैप, ये हो गया। दोनों को कर दो आप डॉट प्रोडक्ट, ठीक। तो वर्क डन W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, ये हो गया। अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ। होता क्या है कि आई वाले को अगर जे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो इसलिए सीधा सीधा याद रखिए आई वाला आई के साथ, तो एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस, तो इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर हमारे पास हैं तो वर्क डन इस तरीके से निकलेगा। उसके बाद देखिए जी वर्क डन बाई या वेरिएबल फोर्स, एक चीज़ अगर आपको याद हो तो ठीक है, जैसे याद होगी मोशन का स्ट्रेट लाइन में हमने करा था, हमने ना 2 चीज़ें देखी थी, एक तो था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक हमने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो रिलेशन देखे थे और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सिर्फ एक रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता हूँ तो वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूँ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है, और अगर उसके नीचे का एरिया निकालते थे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता था, बिल्कुल। तो जरा देखना क्या था वो, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते थे, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर लेते थे, और मैंने कहा कि ये जो ग्राफ है मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है कि ये ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमने किस तरीके से निकाला, मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना हुआ, मान लीजिए 5 सेकेंड्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसको भी आप मान लीजिए 5 मीटर। तो जिसको भी पता है वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि भाई 5 मीटर और 5 सेकेंड, बस ये 5 हो गया और ये वाली लेंथ भी 5 हो गई। तो आप इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सीधा सीधा बता देंगे 5 25, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट निकला कैसे, 5 × 5, तो ये 5 क्या था टाइम और ये 5 क्या था वेलोसिटी। तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला कैसे, v × t, ये करके। अच्छा t को इधर ले जाओ, ऐसा अपॉन t, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यही तो वेलोसिटी होता है, यही तो वेलोसिटी होता है। ऐसे ही मैं वर्क डन पर आ जाता हूँ, वर्क डन। वर्क डन में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए, अभी बताऊंगा आपको, मैं नोट्स में ये दे रखा है, अगर मान लीजिए हम फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एक ग्राफ बना लें, यहाँ पर किसने बनाया था, वेलोसिटी और टाइम में। तो आपने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम एक्स बोल देते हैं या एस बोल देते हैं, एक्स बोल दीजिए, और यहाँ पर मैंने बोला एफ कैपिटल है, ऐसे ही कर दो कुछ। ये वाला हो गया हमारा 10 मीटर, 10 मीटर, और ये जो फोर्स है इसको आप मान लीजिए 7 न्यूटन, 7 न्यूटन, ये हो गया, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ये x है, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, ये f है, f यानी कि फोर्स है। तो अगर कोई वर्क डन पूछे तो मैं क्या करूँगा, अभी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है ना, और फोर्स भी है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा, इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर फोर्स है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसका मतलब क्या है कि 7 मीटर की फोर्स लगाने पर 10 मीटर तक डिस्प्लेस हो गया। तो ग्राफ सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम नहीं है, ये डायग्राम नहीं है, ठीक। तो अब जरा देखिएगा कि अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो वर्क डन कैसे निकल जाएगा, मैं जानता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 10, 7 × 10, 7 × 10 से क्या समझ में आया कि ये हमारा हो गया 70 क्या जूल, वर्क डन 70 जूल हो गया। अच्छा अब मैं ये कह सकता हूँ कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर हमारे पास है तो उसके नीचे का जो एरिया है वो आपको क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा, ठीक है। अब वही चीज़ हम ये देखेंगे कि फोर्स क्या हमेशा बराबर लगी रह सकती है, क्या हमेशा बराबर फोर्स लगेगी, ऐसा भी तो हो सकता है कभी फोर्स ज़्यादा लग रही है, कभी फोर्स कम लग रही है, तो वेरिएबल फोर्स हो सकती है। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे, वो देखिएगा। मैं इसको कोरिलेट क्यों करा मैंने वेलोसिटी और टाइम वाले से, क्योंकि वहाँ पर भी हमने ये देखा था कि अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी वेरी कब करेगी, जब वेलोसिटी लगातार चेंज होगी यानी कि जब एक्सेलरेशन होगा। तो वो जो वेलोसिटी बार बार अगर वेरी करती थी तो आप याद करिए कि हम तब भी उसके नीचे का एरिया ही निकालते थे, और वो एरिया निकालने का तरीका होता था इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ बताऊँगा। जो अगला टॉपिक है वर्क डन बाय या वेरिएबल फोर्स, वर्क डन by a variable
फोर्स। तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स का ग्राफ बना लिया। देखिएगा मैं शुरुआत की 2-3 लाइन आपको पढ़कर बता रहा हूँ। सपोज अ वेरिएबल फोर्स F acts on a body along the fixed direction, say x axis. Let us calculate the work done when the body moves from the initial position xi to the final position xf under the force F. हमने माना कि हमने कोई भी वेरिएबल फोर्स लगाई और बॉडी इनिशियल पोजीशन xi से फाइनल पोजीशन xf तक मूव कर गया। The displacement can be divided into large number of small equal displacements delta x. During a small displacement delta x, the force F can be assumed to be constant. देखिएगा ये ऐसे कर दिया कि यहाँ पर एक फोर्स है और ब्रैकेट में लिख दिया x. x का मतलब ये है कि जो फोर्स है ना कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर x है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ग्राफ ऐसा है, ऐसा ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट इतना था तो फोर्स इतनी थी, जब डिस्प्लेसमेंट इतना था तो फोर्स बढ़ गई, जब डिस्प्लेसमेंट इतना था तो और बढ़ गई। तो इस तरीके से फोर्स आपकी चेंज होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो जब फोर्स लगातार चेंज होगी तो उसको कांस्टेंट फोर्स तो नहीं बोलेंगे, वेरिएबल फोर्स बोलेंगे। यहाँ पर क्या था कि 10 मीटर तक बराबर 7 न्यूटन की फोर्स लगती चली गई। 10 मीटर तक लगातार 7 न्यूटन की कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमने ये कहा कि इसके नीचे का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या करेंगे कि इसका इनिशियल पॉइंट ले लिया, जो इनिशियल पोजीशन है दैट इज टेकन एज xi और जो फाइनल पोजीशन है दैट इज टेकन एज xi। और फिर क्या करिए, इसके नीचे का जो एरिया बनाएंगे ना वो एरिया एकदम से हम पूरा शेड कर सकते हैं, लेकिन क्या ये कोई फिगर बनती हुई नजर आ रही है? फिगर तो बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो आड़ी टेढ़ी कैसी भी फिगर हो, अगर उसका एरिया निकालना है तो भाई इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, आपका एरिया निकल जाएगा। अच्छा, अब वो इंटीग्रेट मतलब करा क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने पूरे के पूरा जो फंक्शन है उस पूरे के पूरे फंक्शन को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। और हाँ, अरे तो मैं बताऊंगा ना, एक ही फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का, ठीक, और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, एक ही फॉर्मूला यूज होगा बस। बायो वाले बच्चे तो ऐसे आत्महत्या कर लेंगे, है ना। बायो वाले बच्चे तो पागल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन नहीं आता। तो सुनो जरा, ऐसा है कि हमको एक ही फॉर्मूला लगाना है x की पावर n का, इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1। बस यूज़ कब होगा, कैसे होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जब यूज़ होगा तब बस ये एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, उसको साइड में लिख लेना बस। तो हालांकि हमने कर रखी है इंटीग्रेशन, तो 1 या 2 क्लास ली थी शुरुआत में उसकी भी, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पूरे फिजिक्स में नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पड़ेगी तो बता दूंगा, 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा साइन थीटा का हो जाएगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए जी, अब मैंने कहा कि इसके नीचे का जो एरिया है ना, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दो। तो पहली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, दूसरी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तीसरी, चौथी। तो हमने ये कहा कि एक ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने ले ली, ये बीच वाली यहाँ से यहाँ तक, एक ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली है, और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को इन्होंने नाम कर दिया है, इसका नेमिंग कर दिया है ABCD। इसको कह दिया है A, इसको कह दिया पॉइंट B, इस वाले पॉइंट को बोल दिया C, इस वाले पॉइंट को बोल दिया D। तो ये जो है ना, इसका एरिया निकाल दो बस, इसका एरिया। तो हम ये कहेंगे कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। मैं ये कह दूंगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक, A से D तक अगर जरा मामूली सी तो दूरी है, तो मैं ये कहूँगा कि फोर्स जो है ये इतनी बढ़ रही है, हम ये मान लेते हैं चलो कांस्टेंट है, ठीक है। मामूली सी दूरी के लिए अगर कोई कर्व लेंथ भी है तो उसको स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। जैसे सोचिएगा कि हमारे पास ये सर्कल है, हमारे पास ये सर्कल है, मैंने कहा नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला कर्व जरा उठाना, जरा आपने ये उठाकर ऐसे, यार ये तो सीधी लाइन लग रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा, यहाँ पर आप ये कहोगे कि अच्छा फोर्स तो यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है, ये कोई सीधी लाइन थोड़ी है, इसको स्ट्रेट लाइन कैसे मान लो। स्ट्रेट लाइन होगा तभी कांस्टेंट फोर्स होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा तभी कांस्टेंट फोर्स होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये, ताकि ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले दोनों बच्चों को दिखाई दे जाए, इस वजह से ये छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई है, बहुत ही बहुत छोटी है, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटी, ठीक है। वो जो बहुत छोटी सी लेंथ होगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली, ये नन्ही सी जरा सी लेंथ, तो उसको मैं बोलूँगा कि उसको कांस्टेंट ही माना जा सकता है। तो अगर मैंने उसको कांस्टेंट मान लिया तो एक तरह से ये वाली लेंथ मेरी फोर्स हो गई
सॉरी ये वाली लेंथ जो है ये हमारी फोर्स हो गई, ठीक, और जो ये वाली लेंथ है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गई, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो फिर हमने कहा कि इसके अंदर ऐसी ना बहुत सारी स्ट्रिप्स हमने बना ली, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, उन सबको ऐड कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को ऐड करना जो होता है उसी को हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन W इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इतना सा जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डेल्टा एक्स ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 5 पर। Adding areas of all the rectangles in the graph, we get the total work done as W is approximately equal to summation xi to xf f delta x, ठीक है, xi to xf f delta x। पर ये जो डेल्टा x है ये इतना छोटा है, बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर है, जीरो तो नहीं है ना, लेकिन जीरो के लगभग बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ जीरो हो जाएगा तो भाई वर्क डन ही जीरो हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो हम इसको ये बोलेंगे कि x जो है वो बहुत छोटा है, तो मैं उसको लिखूंगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, 0.00001 हो सकता है। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे समेशन xi टू xf f डेल्टा x, और जब समेशन वाली टर्म के साथ में लिमिट आ जाता है और लिमिट भी टेंडिंग टू जीरो होता है तो उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन f डेल्टा x, और यहाँ पर है xi टू xf, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसका, ये क्लियर हो जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन xi से xf तक। तो जब भी कभी हम लिमिट लगाकर और उसके आगे समेशन का सिंबल लगा रहता है तो समेशन का मतलब ही होता है कि एडिशन, और एडिशन को ही हम दूसरी भाषा में इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद न्यूमेरिकल देखिएगा। एक क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर में स्किडिंग स्टॉप का मतलब क्या है कि उसने ब्रेक भी लगा दिया, फिर भी थोड़ा सा साइकिल स्किड करते हुए कुल मिलाकर जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा वो 10 मीटर ट्रैवल करा। In this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. In this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton. अब क्या हुआ, जीतू भैया को अपने ट्यूशन तक जाना है, उन्होंने साइकिल उठाई और साइकिल उठाकर वो अपना साइकिल पर बैठे। अरे ये पर्टिकुलरली इसका नाम तो नहीं है, सभी का है ये, तुम्हारे पूरे सेक्शन का? नहीं। अच्छा, तुम्हारा तो सेक्शन ही अलग है, छोटा सा, 15 बच्चे। उसमें आए दिन आज भी छुट्टियां चल रही हैं, वही चल रहा है क्या? उस सेक्शन में आज भी वही चल रहा है कि कुछ बच्चे छुट्टी मार लेते हैं, फिर टीचर भी नहीं आते हैं। ऐसे बच्चे उस क्लास में वहाँ बच्चों की ऐसी तैसी होती क्लास में, इसको बताइए आते क्लास। चलिए जी देखिए, तो ये एक सरफेस है, रोड है, और यहाँ पर रोड पर एक साइकिल चल रही है ऐसे, साइकिल को ऐसे ही बना देते हैं, इसी तरीके से बना देते हैं, बीच में ट्रायंगल, 2 सर्कल, ये साइकिल हो गई, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, ये साइकिल जो है, साइकिल का इन्होंने क्या बोला, इट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। अरे बस ठीक है क्या पूरा इसमें सर इससे बनवा, इसकी ड्राइंग अच्छी है, इसकी? कल सारी मैंने इससे बनवाई थी। अच्छा, चलिए देखिएगा, तो यहाँ से और यहाँ तक मतलब उसने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ। अब क्या है कि साइकिलिस्ट फोर्स लगा रहा है और साइकिल को चला रहा है आगे, लेकिन जो सड़क है, सड़क फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ, तभी तो वो 10 मीटर में जाकर रुका। 10 मीटर में जाकर रुका तो सड़क जो फोर्स लगा रही है वो क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो बोल रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। तो रोड जो इस पर फोर्स लगा रही है वो पीछे की तरफ ही लगाएगी, वो मोशन को अपोज करेगी, वो मेंशन भी कराएंगे।
तो इसमें ये है कि सिंस फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड opposes its motion so F is equal to आप लेंगे माइनस का 200 न्यूटन। समझ गए? फोर्स को मैं लूँगा माइनस का 200 न्यूटन क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स जो है वो उसको रोक रही है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो उसको मैं माइनस का 200 न्यूटन लूँगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर। तो इसका मतलब वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया F इंटू एस यानी कि माइनस का 200 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2000 जूल। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया करने का, और ये तरीका कब होता है? जब बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होता है। दूसरा तरीका आप कहेंगे यार ये माइनस वाला फंडा मेरे को नहीं आ रहा समझ में, हम तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूसरा तरीका यही बाजू में कर रहा हूँ मैं, W इज इक्वल टू ये कहा जा सकता है एफ एस कॉस थीटा। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो पूरा एंगल क्या बन गया? 180 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई मैं नेगेटिव नहीं लिखना जानता फोर्स को, तो मैं नहीं लिखूंगा नेगेटिव, मैंने उसको 200 न्यूटन लिख दिया, मैंने डिस्प्लेसमेंट को 10 लिख लिया, और cos थीटा को मैं लिख लूँगा cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू याद रखिएगा -1 होती है। ठीक है, तो ये हो गया 2000 इंटू -1, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 2000 जूल। समझ गए? ठीक है, अच्छा जी। वर्क कब होता है? जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाती है और डिस्प्लेसमेंट होता है तब वर्क होता है। ठीक है, एंगल का भी रोल है, फोर्स का भी रोल है, डिस्प्लेसमेंट का भी रोल है। तो ये तो आपका हो गया जी फर्स्ट पार्ट। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर। इधर ही कर रहे हैं। सेकंड पार्ट बताओ, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? जो साइकिलिस्ट है, जो जीतू भैया हैं, वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो कितना वर्क डन कर रहे हैं साइकिल पर, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किस चीज़ से? क्या पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई साइकिल रोड पर कितना वर्क कर रही है, साइकिल चल रही है, क्या उसने रोड को मूव कर दिया, क्या उसने रोड को खिसका दिया? रोड तो वहीं की वहीं रुकी हुई है ना। इसका मतलब क्या है? कितना वर्क कर रही है? ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो साइकिल कितना वर्क कर रही है वो पूछा जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि सिंस द साइकिल इज अनेबल टू डिस्प्लेस द रोड, वो रोड को चलाने में अनेबल है, नहीं चला पा रही है, अनेबल टू डिस्प्लेस द रोड, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड is 0. Therefore, work done by cycle on the road is W is equal to force into displacement, force into displacement F into S लिख दो बस। तो फोर्स इंटू ये एफ एस कॉस थीटा भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ इंटू 0 इंटू कॉस थीटा, ये भाई पूरा का पूरा 0। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं 90 डिग्री कैसे? सर ये नीचे mg का फोर्स लगा के पर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया, तो 90 डिग्री हमने बना के। अब देखिएगा, अ वुमन पुशेज अ ट्रंक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अ वुमन पुशेज अ ट्रंक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस। एक ट्रंक रखा हुआ है रेलवे के प्लेटफॉर्म पर और एक लेडी है, वो उसको एक रफ सरफेस पर वो उसको पुश कर रही है। तो शी सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर।
तो वो 100 न्यूटन की फोर्स लगाती है और अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 meter. Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 newton. The total distance by which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 newton. और next page पर आ जाइए. Calculate the work done by the two forces over by the two forces over 20 मीटर. ठीक है, तो जरा देखिएगा. A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. तो पहले तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ना इसका एक प्लॉट बनाना है. इन्होंने बोला कि इसको आप प्लॉट करिएगा. तो प्लॉट कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. तो यहाँ पर मैंने ले लिया फोर्स, यहाँ पर मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, एक्स बोल दिया इसको. ठीक है, अब क्या है कि a woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She supplies a force of 100 न्यूटन over a distance of 10 मीटर. 10 मीटर के डिस्टेंस तक वो 100 न्यूटन की लगातार फोर्स लगाती रहती है. ठीक है, तो ये हो गया. क्या हो गया? तो 10 मीटर तक फोर्स कितनी लगी? 100 न्यूटन की. आप मान लीजिए 100 न्यूटन यहाँ पर. न्यूटन. उसके बाद वो थक गई. इन्होंने बोला thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 न्यूटन. तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब एकदम से उसकी जो फोर्स है वो रिड्यूस हुई. 10 मीटर के बाद उसने धीरे धीरे, प्रोग्रेसिवली टायरिंग का मतलब क्या, धीरे धीरे वो थकती जा रही है. तो यहाँ पर एंड द टोटल डिस्टेंस विद द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड इज 20 मीटर. इसका मतलब 20 मीटर के बाद वो फाइनली रुक गई. तो उसकी जो फोर्स है इट रिड्यूसेस लीनियरली. लीनियरली रिड्यूस होना मतलब ऐसे नीचे की तरफ ग्राफ बनना. लीनियरली इंक्रीज होना यानी कि इंक्लाइनिंग स्लोप ऊपर की तरफ बनना. तो आप ये देखिए 50 न्यूटन जो है, 50 न्यूटन तक उसकी जो फोर्स है वो इस तरह से रिड्यूस हो. ठीक है, और 20 मीटर पर आकर फाइनली रुक गई हो. तो रुकने का मतलब क्या है कि 20 मीटर के आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो ग्राफ हमारा यहीं पर खत्म. ठीक है, कि 20 मीटर पर ये जो मैंने इसको ज्वाइन करा है, इसका मतलब क्या है कि 20 मीटर पर उसकी जो फोर्स है वो कितनी हो गई? 0 हो गई. समझ गए? चलिए जी. उसके बाद द टोटल डिस्टेंस बाई विच द ट्रक हैज़ बीन मूव्ड इज 20 मीटर. तो जो टोटल डिस्टेंस है जितना ट्रक ने मूव करा उसको हमने बोल दिया 20 मीटर. वो 20 मीटर है टोटल डिस्टेंस उसका जो उसने मूव करा. अच्छा, अब इसमें ये एक चीज़ और बोल रहे हैं, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स. प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ 50 न्यूटन. तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमको बतानी है और फ्रिक्शनल फोर्स का भी प्लॉट हमको बनाना है. फ्रिक्शनल फोर्स उन्होंने कितनी बोली है? 50 न्यूटन. तो भाई फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा जो अप्लाइड फोर्स होता है उसका अपोज करता है. तो वो क्या होगा? वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. यहाँ पर स्मॉल एफ बना लो. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 50 ही दे रखी है, तो माइनस का 50 न्यूटन. ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर वो लेडी शुरुआत में 100 न्यूटन की फोर्स लगा रही थी, बाद में धीरे धीरे थकती गई और उसकी फोर्स जो है घटते घटते 50 न्यूटन पर आ गई. उससे कोई लेना देना नहीं है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा? सरफेस पर. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थ्रू आउट दिस मोशन इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, माइनस का 50 न्यूटन. तो आप नेक्स्ट पेज पर देख लीजिए. इसका हमको ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ यही है. उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर. तो दो फोर्सेस का जो वर्क डन है वो निकालते हैं. ये मैंने ना इसमें -1000 जूल लिखा हुआ है. ये मैंने सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स का लिखा हुआ है. मैं मेन वाली फोर्स का मैं इसमें लिखना भूल गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स
यहाँ पर वर्क डन बाई वुमेन लिखेगा, वर्क डन बाई वुमेन। वर्क डन बाई वुमेन कैसे निकालोगे आप भाई? यहाँ से और यहाँ तक आपको रेक्टेंगल नजर आता है 10 इंटू 100, और चाहे तो इसकी नेमिंग कर दीजिए O A B C D और इस पॉइंट को बोल दीजिए E। तो वर्क डन बाई वुमेन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABE, OABE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BEDC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCDE, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCDE। ठीक है, अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसको। तो OAB क्या रेक्टेंगल है, तो 10 लेंथ हो गया, 100 ब्रेथ हो गया, इज इक्वल टू 10 इंटू 100। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड है, BE कितना है 100, CD कितना है 50, तो 100 प्लस 50, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? ये पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 से 20, 10, 2 5 जा 10, तो 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000, 100 प्लस 50 150, 150 5 जा 750, ये हो गया 1750 जूल। तो ये तो उसने वुमेन ने वर्क किया, और उसके बाद वर्क डन बाई द, उन्होंने बोला है कैलकुलेट द वर्क डन बाई द 2 फोर्सेस। तो दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कितना काम करेगी? OD, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 इंटू -50, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20 इंटू -50, कितना हो जाएगा? माइनस का 1000 जूल। ठीक है, तो मैंने जो लिखा हुआ है वो सिर्फ वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखा हुआ है, और ये है वर्क डन बाई वुमेन 1750 जूल और माइनस का 1000 जूल। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, और वही आप कल शाम को 7 बजे तक मैक्सिमम आप मैसेज चेक कर लेना, और मतलब 99% तो श्योर ही है कि आपकी 9 से 9:40 में क्लास होगी। ठीक है, चलिए जी, ओके।